ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बुक का। ये मेथड का नाम मैंने ऊपर लिख के रखा है, फिफ्थ मेथड, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क टाइप 1। टाइप 1 क्यों लिखा है? क्योंकि अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसलिए अनसर्टिफाइड वर्क टाइप 1, अनसर्टिफाइड वर्क टाइप 2, ऐसे मैं अलग अलग मेथड्स बताते जाऊंगा। इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है, अनसर्टिफाइड वर्क फाइंड आउट करने का। ये क्वेश्चन 7 है टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज स्टार्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम 1/1/2012। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 5 लाख। बस यहाँ पे रुक जाएंगे, ये 5 लाख वर्किंग नोट्स में लिखेंगे और ये 1/1/2012 हमारी स्टार्टिंग डेट है। बिफोर द अकाउंट क्लोज्ड, बिफोर द अकाउंट क्लोज्ड on 30 June 2012, an architect submitted a certificate of completion on 31/5/12। अब सीधी बात है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ पढ़ेंगे तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आधी आधी लाइन करके पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1/1/2012 पे और हमारा अकाउंट क्लोज हुआ 30 जून 2012 पे। तो 1/1/2012 से 30 जून 2012 ये 6 महीने का गैप होता है, मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा वो 6 महीने का बनेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे हेडिंग लिख के रखी है, फिफ्थ मेथड वही लिखा है जो ऊपर मैंने लिखा था। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, हम कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 6 महीने का, 1/1/2012 से 30 जून 2012 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट और ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। सारी एंट्रीज में फिर से लिख के अच्छी तरह बताऊंगा। फिर यहाँ पे बनेगा एक और अकाउंट, कौन सा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, एक और ब्लैंक अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें पर्टिकुलर अमाउंट कॉपी करते हैं ऊपर से। रुपीस का सिंबल लगाना बेटा सब लोग। रुपीस का सिंबल हमेशा लगाना। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ठीक है। अभी शुरू करते हैं आगे। वर्क इन प्रोग्रेस का भी ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया मैंने। वर्किंग नोट सारे लिख के रखे हैं, वो भी मैं अच्छी तरह से धीरे धीरे समझा दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ ये बता देता हूँ वर्किंग नोट्स में कि हम लोगों को क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपीस दिया हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में 5 लाख रुपीस दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सारे वर्किंग नोट्स धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं समझाते जाऊंगा। इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 5 लाख। बिफोर द अकाउंट क्लोज्ड ऑन 30 जून 2012 एन आर्किटेक्ट सबमिटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑन 31/5/2012। मतलब हमको सर्टिफिकेट कब मिला? हमको सर्टिफिकेट मिला 31/5/2012 पे। अब आप गैप देखोगे ना, 31/5/2012 से लेकर 30 जून 2012, ये 1 महीने का गैप होता है। इसी 1 महीने के ऊपर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हमारे अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू आएगी। इसी 1 महीने में डिटेल में जाएंगे तो मैं ये लिख देता हूँ वर्किंग नोट्स में कि हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला 31 मई पे। डेट ऑफ रिसीविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ रिसीविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ रिसीविंग सर्टिफिकेट इक्वल टू सर्टिफिकेट हमको कब मिला? 31/5/2012 पे। इस दिन हमको सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ, मतलब हमारा अकाउंट कब क्लोज हुआ? डेट ऑफ एंड ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ एंड ऑफ अकाउंट्स वो है हमारा 30 जून। डेट ऑफ एंड ऑफ अकाउंट्स 30 जून 2012, 30 जून 2012। तो ये जो 31/5 से लेकर 30 जून तक 1 महीने का गैप है, इस 1 महीने में जितना भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चा किया होगा उस खर्चे को अनसर्टिफाइड वर्क बोलते हैं। उसी के ऊपर हमारी पूरी स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस, थर्ड लाइन बेटा ध्यान दो, थर्ड लाइन में, ऑन द बेसिस ऑफ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड रुपीज 2,40,000 कैश इज रिसीव्ड। मतलब ये 2,40,000 कैश रिसीव्ड हुआ, ये 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो ये भी मैंने वर्किंग नोट्स में लिख के रखा है कि कैश रिसीव्ड 2,40,000 है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी इज 2,40,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,40,000।
जो भी सारी बातें मैं समझाते जाऊंगा उनको येलो बैकग्राउंड करते जाऊंगा कि इसे मैंने बता दिया। तो कैश रिसीव 2,40,000 है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब ये 2,40,000 की कोई एंट्री नहीं करनी है हमको, ये 2,40,000 की कोई एंट्री नहीं करनी है। मैंने बहुत बार बताया इसकी एंट्री जब हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे उसमें होती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं। जब हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे तब हम इसकी 2,40,000 की एंट्री करेंगे। अभी हमारे काम का कैसे है ये 2,40,000, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट करेंगे कि 80% इक्वल टू 2,40,000, 80% इक्वल टू 2,40,000, तो 100% इक्वल टू कितना, मतलब कैश रिसीव्ड जो है ये 80% है। कैश रिसीव्ड इक्वल टू 80% इक्वल टू 2,40,000, तो वर्क सर्टिफाइड जो होगा वो 100% होगा। तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 इक्वल टू 240, 80% इक्वल टू 2,40,000, तो 100% इक्वल टू कितना, तो हमारा वर्क सर्टिफाइड आएगा 3 लाख। ये जो वर्क सर्टिफाइड आया हमारा 3 लाख, ये हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है 3 लाख। अब मैं 3 लाख की एंट्री करके बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा, इसमें क्रेडिट साइड पे जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसके नीचे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और इनर कॉलम में 3 लाख, इनर कॉलम में 3 लाख वर्क सर्टिफाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। मटेरियल सप्लाइड 1 लाख, ये मटेरियल सप्लाइड दिया हुआ है, अमाउंट 1 लाख दी हुई है, ये मटेरियल सप्लाइड की अमाउंट 1 लाख, ठीक है। अब मटेरियल सप्लाइड जो 1 लाख है ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे, हमारा एक्सपेंस होता है, सबसे बड़ा खर्चा होता है 1 लाख। ये 1 लाख हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू मटेरियल सप्लाइड, ये हमारा खर्चा है, डेबिट होगा। उसके बाद मटेरियल सप्लाइड के बाद दिया हुआ है वेजेस पेड 80,000, ये वेजेस पेड दिया हुआ है 80,000, ये भी डेबिट करेंगे हम लोग, वेजेस पेड 80,000 टू वेजेस पेड 80,000, ये भी हमारा खर्चा है। फिर इसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अलग बात है और आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग बात है। ध्यान देना, अगर आपने ये गलती की तो आगे चल के पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, सुनना ध्यान से, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस हो तो वेजेस में प्लस करना। अगर आपने ये बात नहीं सुनी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में प्लस करना, और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो अलग से लिखो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को वेजेस में प्लस नहीं करेंगे, इसको अलग से लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 10,000 है इसको अलग से डेबिट करेंगे हम लोग, वेजेस में प्लस नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, ये मैं एक लाइन छोड़ के लिख देता हूं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। आगे फिर क्या दिया हुआ है, आर्किटेक्ट फीस दिया हुआ है 5,000, आर्किटेक्ट फीस 5,000, ये भी एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। आर्किटेक्ट फीस 5,000 तो आर्किटेक्ट फीस, तो आर्किटेक्ट फीस 5,000, ये डेबिट होगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस। अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस 20% ऑफ वेजेस, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस 20% ऑफ टोटल वेजेस। सुनते रहो, ये यहां पे मैं डेबिट करूंगा तो अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 20% ऑफ वेजेस, 20% ऑफ वेजेस, तो वेजेस है हमारा ये वाला 80,000, ये 80,000 जो है हमारा वेजेस है, इसका 20%, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू ये जो 80,000 वेजेस आया इसको मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। 80% जो 80,000 है वेजेस उसका 20%। अब सीधी बात है 80,000 का 20% होता है 16,000, 80,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, ये 16,000 होता है 16,000। अब दिमाग लगाओ, अगर आपने ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को वेजेस में प्लस कर दिया होता
अगर आपने आउटशेयरिंग एक्सपेंस 10,000 को वेजेस में प्लस कर दिया होता तो वेजेस 90,000 हो जाता, जो कि गलत है। 90,000 हो जाता गलत है, तो 90,000 का 20% 18,000 आता, 18,000 वो भी गलत हो जाता। इसलिए मैंने बोला अच्छी तरह ध्यान देना, पहले मैंने 2-3 बार बोला कि अगर आउटशेयरिंग वेजेस है तो वेजेस में प्लस करना, लेकिन अगर आउटशेयरिंग एक्सपेंस है तो वेजेस में प्लस नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? और क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके बाद प्लांट 54,000। प्लांट 54,000, ये प्लांट के ऊपर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, जहां से भी ये क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने, और इसका आंसर भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये आंसर भी नीचे दिया हुआ है। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक वालों ने गलती की है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे प्लांट लिखा हुआ है 54,000। पहले मैं जो सही है वो कराऊंगा, जो मेरे हिसाब से सही है वो कराऊंगा, फिर एट द एंड जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब ये भी बता दूंगा कि बुक वालों ने गलती क्या की है। अब मेरा आंसर और बुक का आंसर इस क्वेश्चन में मैच नहीं होगा, वैसे हमेशा मैच होता है, बट इस क्वेश्चन में मैं सही हूं, मैं ऐसे बोलूंगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुक वालों ने गलती क्या की है लास्ट में। फिलहाल जो मेरे हिसाब से सही है वो बता रहा हूँ, और बाद में मैं रिकनसाइल करके बताऊंगा कि मेरे आंसर में और टेक्स्ट बुक में जो आंसर में जो फर्क है वो क्यों फर्क है, कितना फर्क है, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले जो मेरे हिसाब से सही है वो बताता हूँ। प्लांट 54,000, ये 54,000 का प्लांट डेबिट होगा। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे ये प्लांट भेजा 54,000 का, तो 54,000 का प्लांट डेबिट साइड पे आएगा। इसको बोलते हैं टू प्लांट सेंट ऑन साइट। प्लांट सेंट ऑन साइट 54,000। आगे उसके बाद आपको दिया हुआ है मटेरियल ऑन हैंड ऑन 30 जून 2012। मटेरियल ऑन हैंड ऑन 30 जून 2012। एक मिनट, आगे मटेरियल ऑन हैंड ऑन 30 जून 2012 5,000, ये मटेरियल का क्लोथिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड पे आता है। 5,000 मटेरियल का क्लोथिंग बैलेंस, इसको हम लोग मटेरियल एट साइड बोलते हैं, मटेरियल एट साइड 5,000। ये वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे आता है। वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे 4 अमाउंट आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट और प्लांट एंड मशीनरी एट साइट। ये 4 चीजें वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट और प्लांट एंड मशीनरी एट साइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल एट साइड क्रेडिट साइड पे आएगा 5,000। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अब ये लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड टोटल वेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 10% ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। पहले मैं ये एक्सपेंसेस है तो डेबिट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये डेबिट साइड पे आएगा। ये मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये डेबिट साइड पे आएगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, मतलब मटेरियल एंड वेजेस का जो टोटल आएगा, मटेरियल एंड वेजेस का जो टोटल आएगा उसका 10%। तो मटेरियल हमारा कितना था? मटेरियल था 1 लाख, वेजेस था 80,000। इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, 10,000 और 80,000, सॉरी 1 लाख था, मेरी गलती है बोलने में। 1 लाख मटेरियल था और वेजेस 80,000 था। पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 लाख और 80,000, फिर 10% निकालेंगे। तो 1 लाख प्लस 80,000, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो ये होगा 1,80,000। 1,80,000 का 10%, 1,80,000 का 10% ये होता है 18,000। 1 लाख और 80,000, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये 18,000 होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। हो गया, ये भी डेबिट हो गया। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? फिर लिखा हुआ है मटेरियल सेंट टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल सेंट टू अदर कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरीके से मटेरियल रिटर्न 5,000। मटेरियल सेंट टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 5,000, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिया, एक तरीके से क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय मटेरियल सेंट टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। 5,000 रुपए का मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल
प्लांट जैसे मैंने बताया, पहले मेरी तरफ से जो सही है वो बताऊंगा। प्लांट वर यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 10 February 2012 to 23 April 2012 इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेज। मतलब ये डेट से लेकर ये डेट तक हमने प्लांट को यूज किया। अब टोटल प्लांट था, ये ऊपर दिया हुआ है सेकंड लास्ट लाइन में 54,000 का। पहले मैं आपको ये डेज काउंट करके बताता हूँ, ये डेज कितने होंगे 10 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक। 10 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक कितने डेज होते हैं वो काउंट करते हैं पहले। 10 फरवरी से 23 अप्रैल, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 10 फरवरी से 23 अप्रैल। तो फिर सबसे पहले मैं डेज काउंट करूंगा कि डेज कितने होते हैं, उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन बताऊंगा। पहले ये डेज काउंट करेंगे 10 फरवरी से 23 अप्रैल। अब फरवरी 2012 लीप ईयर था, 2012 लीप ईयर था। अब फरवरी 2012 में टोटल 29 डेज थे। फरवरी 2012 में टोटल 29 डेज थे। 29 डेज में थे पहले के 9 दिन, फरवरी 1 से फरवरी 9 हमने मशीन यूज नहीं किया। तो 29 डेज में थे पहले 9 डेज मशीन यूज नहीं किया, तो बाकी 20 डेज हमने मशीन यूज किया। दिमाग लगाओ, अगर आप फिंगर्स पे भी काउंट करोगे ना 10 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक फिंगर्स पे भी काउंट करोगे तो भी 20 डेज आएगा। मैं फिंगर्स पे काउंट करके बता दूं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 15 और 5 20 दिन होते हैं। तो अगर आप 10 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक फिंगर्स पे भी काउंट करोगे तो भी 20 डेज आएंगे। यहाँ आप ऐसे सोचो कि टोटल 29 डेज होते हैं फरवरी में 2012 में, उसमें से आगे वाले 9 दिन 1 डेट से लेकर 9 डेट तक हमने मशीन को यूज नहीं किया, आगे वाले 9 दिन। तो 29 डेज माइनस 9 डेज, बाकी 20 डेज हमने फरवरी में मशीन को यूज किया। मार्च 2012 में 31 डेज थे और हमने 31 सारे के सारे 31 डेज मशीन को यूज किया। अप्रैल में आगे वाले 23 डेज 1 डेट से लेकर 23 डेट तक, अप्रैल में पहले वाले 23 डेज हमने मशीन को यूज किया, फर्स्ट 23 डेज 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। तो फरवरी में पीछे वाले 20 दिन यूज किया, फरवरी में पीछे वाले 20 दिन यूज किया, अप्रैल में आगे वाले 23 डेज यूज किया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था बोथ डेज इंक्लूसिव, बोथ डेज इंक्लूसिव मतलब 10 फरवरी पे भी हमने मशीन को यूज किया और 23 अप्रैल पे भी हमने मशीन को यूज किया। बोथ डेज इंक्लूसिव मतलब 10 फरवरी को भी इंक्लूड करना है, 23 अप्रैल को भी इंक्लूड करना है। अब टेक्स्ट बुक वाले अपनी ही बातों में खुद ही फंस गए, क्योंकि 20 और 31 और 23 टोटल मिला के 74 डेज होते हैं, टोटल मिला के 74 डेज होते हैं। 20, 31 और 23 74 डेज होते हैं, बट डेप्रिसिएशन इन लोगों ने निकाला है 73 डेज का। ठीक है, अब 365 जो है ना बेटा, 365 डेज इन ईयर, 365 डेज इन ईयर, ये 365 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 73 और 5 की टेबल में आता है। अगर आप 73 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 365 होता है। तो 365 आप ऐसे बोल सकते हो 365 सिर्फ 73 की टेबल में आता है और 73 एक प्राइम नंबर है, ये याद रखना जिंदगी भर। तो खैर इन लोगों ने क्या किया है, डेप्रिसिएशन निकाला है, मेरे हिसाब से ये सही है। डेप्रिसिएशन जो होगा, ये डेप्रिसिएशन हमारा 54,000 हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने डेबिट भी किया है 54,000, ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमने डेबिट भी किया है। अब डेप्रिसिएशन होना चाहिए 54,000 रुपीज पे 20%। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में लास्ट लाइन में 20% दिया हुआ, ये एडजस्टमेंट में थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन प्लांट, ये 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया हुआ है, तो मैं 20% डेप्रिसिएशन निकालूंगा। तो ये 54,000 रुपीज पे 54,000 रुपीज पे 20% डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 73 अपॉन 365। अब एक्चुअली होना क्या चाहिए था मालूम है, होना चाहिए था 74 डेज आउट ऑफ 366 डेज, क्योंकि लीप ईयर है ना, लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 डेज होता है, होना ये चाहिए था 74 अपॉन 366, बट पॉइंट में आंसर नहीं आया, इसलिए 73 अपॉन 365।
अब 73 अपॉन 365 डायरेक्टली 1/5 हो जाएगा। तो 54,000 रुपीज पे 54,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 73 अपॉन 365, तो यहाँ से हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। मैं एक बार कैलकुलेट करके बता दूं कितना आएगा, ये एक बार कैलकुलेट करके बता दूं। देखो इक्वल टू, यही कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइडेड बाय 365, तो ये डेप्रिसिएशन आता है 2160। अगर हम यहाँ पे 74 कर दें, ये 2160 देखा, अगर हम यहाँ पे 74 कर देंगे और यहाँ पे 366 कर देंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 2183 आएगा, मतलब 23 रुपीज का फर्क हो जाएगा। ठीक है, 23 रुपीज का फर्क हो जाएगा अगर हम 74 अपॉन 366 कर देंगे तो इसलिए परफेक्ट आंसर के लिए पॉइंट में ना आए, परफेक्ट आंसर आए, इसलिए 73 अपॉन 365। बुक वालों ने गलती क्या कर दी, बुक वालों को यहाँ पे नॉन लीप ईयर देना चाहिए था। अगर नॉन लीप ईयर देते तो यहाँ पे हो जाता है 28 माइनस 9, 28 माइनस 9 यहाँ पे हो जाता है 19, यहाँ पे हो जाता है 19 और टोटल हो जाता है 73। नॉन लीप ईयर देना चाहिए था, फिर एकदम परफेक्ट होता। तो डेप्रिसिएशन हमारा आया 2160। अब टोटल कॉस्ट प्राइस था 54,000, 54,000 में से डेप्रिसिएशन है 2160, बाकी हमारा क्लोथिंग बैलेंस आएगा, क्लोथिंग बुक वैल्यू हमारा 51840 आएगा। मैं लाइन ड्रॉ कर दूं पहले तो अच्छी तरह दिखे आपको। अभी मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी तो अच्छी तरह सारी अमाउंट्स आपको दिखेंगी कि क्या चीज क्या है। कॉस्ट प्राइस 54,000 है, उसने डेप्रिसिएशन 2160 माइनस किया, तो बाकी क्लोथिंग बैलेंस आएगा 51840, मतलब 54,000 माइनस 2160 इक्वल टू 54,000 माइनस 2160, तो हमारा क्लोथिंग बैलेंस आएगा 51840। अब आपको मालूम है कि ओपनिंग बैलेंस 54,000 डेबिट होता है, क्लोथिंग बैलेंस 51840 क्रेडिट होता है। तो ये 51840 जो है क्लोथिंग बैलेंस, ये मैं क्रेडिट करूंगा। उसमें भी एक न्यू पॉइंट है, क्लोथिंग बैलेंस में भी 51840 में भी एक न्यू पॉइंट है, सुनते रहना। ये 51840 में कहां पे लिखूंगा, सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है हमारा। वैसे हम लोग 51840 जो है, वैसे 51840 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी एट साइट में 51840। वैसे नॉर्मली हम लोग हर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे जो प्लांट एंड मशीनरी है इसमें हम लिखते हैं 51840। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे नहीं लिखेंगे, हम इसको क्रेडिट साइड पे अलग से लिखेंगे 51840। क्यों, मैं आपको बता दूं। इसको मैं बोलूंगा बाय प्लांट रिटर्न्ड टू स्टोर्स, प्लांट रिटर्न्ड टू स्टोर्स 51840, मतलब मैंने क्रेडिट किया लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे क्रेडिट नहीं किया। क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने प्लांट जो है वो यूज किया 10 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक, 10 फरवरी से 23 अप्रैल तक हमने प्लांट को यूज किया। फिर हमने प्लांट जो है अपने मेन बिजनेस में वापस भेज दिया। अब हमने अपने प्लांट को मेन बिजनेस में वापस भेज दिया, तो प्लांट हमने रिटर्न कर दिया 23 अप्रैल पे अपने मेन बिजनेस को। प्लांट हमारे पास नहीं पड़ा है, सुनना ध्यान से। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब हुआ, 30 जून। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ 30 जून पे, या अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 30 जून पे। इधर प्लांट एंड मशीनरी एट साइट में ये 51840 इधर प्लांट एंड मशीनरी एट साइट में तब आएगा जब 30 जून के दिन प्लांट कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे पड़ा हो। यहाँ पे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी एट साइट, तो ये 51840 वर्क इन प्रोग्रेस में तभी आएगा जब प्लांट कॉन्ट्रैक्ट पे ही पड़ा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में प्लांट हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 23 अप्रैल पे, इसलिए क्रेडिट साइड पे अलग से आएगा प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो गया हमारा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सेकंड पॉइंट। ये जो सेकंड पॉइंट है बेटा, फॉलोइंग एक्सपेंस से लेकर, इसकी वजह से हमने पूरा क्वेश्चन शुरू किया। ये वाली पॉइंट, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर स्पेंट आफ्टर 1 जून 2012 which are included in above expenses। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से हमने ये पूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया था।
Following expenses were spent after 1 June which are included in above expenses. Included है above expenses में, उसका आपको कुछ नहीं करना है. ये जो included लिखा हुआ है, इस included का आपको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो. Which are included in above expense, वो भले included हो और included होना ही चाहिए, उसको छोड़ दो. Material 10,000, wages 8,000. ये खर्चा हमने 1 जून के बाद किया है. अब आपको याद होगा 31 मई पे सर्टिफिकेट मिला था, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ये रहा 31 मई पे सर्टिफिकेट मिला था और हमारा अकाउंटिंग ईयर 30 जून पे खत्म हुआ था. अकाउंट्स हमारे 30 जून पे कंप्लीट हुए थे. तो जो भी जून के महीने में हमने खर्चे किए होंगे उनका टोटल हमारा वर्क अनसर्टिफाइड का आंसर होगा. ठीक है, चलो अच्छी तरह मेरे साथ एक बार बोल के देखो. सर्टिफिकेट मिला 31 मई पे, 31 मई पे सर्टिफिकेट मिला. सर्टिफिकेट मिलने के बाद अकाउंटिंग ईयर के एंड तक, सुनो अच्छी तरह मेरे साथ, सर्टिफिकेट मिलने के बाद अकाउंटिंग ईयर के एंड तक जितने हमने खर्चे किए वो सारे खर्चे, उन सारे खर्चों का टोटल हमारा वर्क अनसर्टिफाइड का आंसर है. ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो जून के महीने में जो भी हमने खर्चे किए होंगे. लिख के देता हूं मैं ये रूल यहाँ पे साइड में, यहाँ पे ये रूल मैं साइड में लिख के देता हूं, सुनो ध्यान से. फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून 2012. सर्टिफिकेट हमको मिला था 31 मई पे. ये रूल मैं यहाँ पे लिख के देता हूं. The total of expenses after the date of certificate, till the date of end of accounting period. The total of expenses after the date of certificate till the date of end of accounting period is work uncertified. ठीक है, ये रूल अच्छी तरह से लिख लेना. ये रूल बहुत अच्छी तरह कहीं ना कहीं पे नोट कर लेना. The total of expenses after the date of certificate till the date of accounting period is uncertified work. ये रूल अभी मैंने आपको बताया. अब इसमें दो एक्सपेंसेस तो दिए हुए थे. एक हमको दिया हुआ था मटेरियल 10,000 और एक वेजेस 8,000. लेकिन दो और एक्सपेंसेस हैं जो इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, जो यू कैन से वन टाइप ऑफ हिडन एडजस्टमेंट है. मटेरियल और वेजेस 10,000 और 8,000. पहले मैं ये दोनों लिख दूंगा, सुनना ध्यान से, बस इसकी वजह से ही क्वेश्चन शुरू किया था. 10,000 और 8,000 मटेरियल और वेजेस. तो मटेरियल 10,000 दिया हुआ है, वेजेस 8,000 दिया हुआ है. यहां तक तो आप लोग लिख लोगे. वर्क अनसर्टिफाइड में मटेरियल 10,000 आएगा, वेजेस 8,000 आएगा. लेकिन दो ऐसे एक्सपेंसेस थे जो परसेंटेज में दिए हुए थे क्वेश्चन में. एक था 10% ऑफ वेजेस, दिखा दो मैं आपको. एक था 20% ऑफ वेजेस, ये अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस. अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस जो था ये 20% ऑफ वेजेस था. और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो था ये 10% ऑफ मटेरियल एंड वेजेस था. तो दो ऐसे एक्सपेंसेस थे, एक अदर ओवरहेड एक्सपेंस जो परसेंटेज में दिया हुआ था, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो परसेंटेज में दिया हुआ था. अब रूल समझो, अगर पूरे के पूरे 6 महीने में, अगर पूरे के पूरे 6 महीने में वेजेस का 20% अदर ओवरहेड एक्सपेंस था, तो लास्ट के एक महीने में भी वेजेस का 20% अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस होगा. मतलब इन शॉर्ट जो भी एक्सपेंसेस परसेंटेज में दिए हुए थे वो अभी हमको वर्क अनसर्टिफाइड में ऐड करने पड़ेंगे. आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन में सिर्फ दो अमाउंट दी हुई है, मटेरियल 10,000, वेजेस 8,000. तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा कि अनसर्टिफाइड वर्क 18,000 है. नहीं, अनसर्टिफाइड वर्क 18,000 नहीं है. 10,000 भी आएगा, 8,000 भी आएगा. और ये जो दो एक्सपेंस थे 20% और 10% वाले, ये 20% और 10% वाले जो दो एक्सपेंसेस थे वो भी आएंगे. फिर अनसर्टिफाइड वर्क का आंसर आएगा. ये मेरे को सिखाना था, बाकी तब तो सेम ही था. ओके, अब देखो ये अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस जो था ये 20% ऑफ वेजेस था. तो 8,000 का 20% 1,600. 8,000 का 20% ये होता है 1,600. ओके, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो था ये था 10% ऑफ मटेरियल एंड वेजेस.
10% ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, तो 10,000 और 8,000 टोटल 18,000। 18,000 का 10% 1800। 18,000 का 10% 1800। तो अदर सॉरी अदर ओवरहेड एक्सपेंस जो था ये 20% ऑफ वेजेस था, मतलब 8,000 का 20%। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो था ये था 10% ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो मटेरियल एंड वेजेस मतलब 10 और 8 18, 18,000 का 10% 1800। ये था 20% ऑफ वेजेस और ये था 10% ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। ठीक है, तो अब इन चारों को प्लस कर देंगे। 10,000 और 8,000 18,000, 18,000 और 1,600 19,600, 19,600 और 1,800 2,600, 21,400। ये 21,400 हमारा अनसर्टिफाइड वर्क आ गया। 21,400 ये हमारा आंसर है। इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया था। 21,400 ये हमारा आंसर है। तो ये चार अमाउंट है इसके अंदर, मटेरियल, वेजेस, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये चार अमाउंट 21,400। अब मैं वर्क अनसर्टिफाइड में, यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड में मैं लिख दूंगा 21,400। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, वो हम कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर टेक्स 2/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस टू P&L अकाउंट, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2012। आगे अब क्वेश्चन में थे तब कुछ कंप्लीट हो गया। 2/3 प्रॉफिट वाली पॉइंट मैं बताऊंगा और बुक वालों का आंसर क्या गलत है, मेरे आंसर में क्या चेंज है, मैं सब बता दूं। पहले हम लोग ये चार अमाउंट का टोटल कर देते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस के चार अमाउंट है। तो 3 लाख और 21,400 और 5,000 और 0, इन चार का टोटल है 326400। ये चार अमाउंट का टोटल है 326400। अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर देता हूँ, इक्वल टू सम फ्रॉम 5,000, 51840 और 326400। मैं इन सब का टोटल कर देता हूँ, तो इन सब का टोटल आ रहा है 383,240। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट का टोटल आया हमारा 383,240। अब इसी तरीके से मैं डेबिट का टोटल करूंगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 2,83,000। 2,83,000 ये डेबिट का टोटल है 2,83,000। तो क्रेडिट का टोटल है 383,240, डेबिट का टोटल है 2,83,000। अब मैं क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दूंगा, तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,00240। ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,00240। मैं फिर से एक बार बता दूं, 383,240 माइनस 2,83,000, तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,00240। इसको बोलते हैं टोटल प्रॉफिट। अब ऑब्वियसली वर्क सर्टिफाइड 3 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 3 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 5 लाख था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 5 लाख था। अब मैं इसके भी रूल्स बता दूं, ये भी रोज करते हैं हम लोग, रोज यही रूल आता है, एग्जाम में भी यही रूल आता है। वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो वर्क सर्टिफाइड है हमारा 3 लाख, वर्क सर्टिफाइड है हमारा 3 लाख। अब 3 लाख इज मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था हमारा 5 लाख, उसका 5 लाख का 25%, 5 लाख का 25% होता है 1,25,000। 5 लाख का 25% होता है 1,25,000। तो 3 लाख is more than 1,25,000. So 2 parts of profit will be done. ठीक है, 2/3 वाला फॉर्मूला लगेगा, हमने किया है 2-3 बार 2/3 वाला फॉर्मूला। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है ये वाला 1,00240, इसके दो पार्ट्स होंगे। यहाँ पे पहले पार्ट में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको प्रॉफिट रियलाइज्ड बोलते हैं। इसमें जितना हमारा टोटल प्रॉफिट है 1,00240 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। आपको याद होगा कैश रिसीव्ड था 80%, मैं दिखा भी देता हूँ, याद भी होगा आपको, क्वेश्चन में भी देख सकते हो। 80% कैश रिसीव्ड जो था वो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड था। देखो ये रहा, कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड।
तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 80/100 कर देंगे। ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया, टोटल प्रॉफिट 100240 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये 2/3 गवर्नमेंट का है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 80/100 करो तो भी राइट है, या 2,40,000 अपॉन 3 लाख करो तो भी राइट है। अब ये 100240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100, तो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट आ जाएगा 53461। ये 53461 हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट आ जाएगा 53461। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसके अंदर आता है टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसके अंदर आता है प्रॉफिट रिजर्व, कितना प्रॉफिट हमने रिजर्व में बचा के रखा। तो प्रॉफिट रिजर्व, इसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है ये वाला 100240 माइनस ये वाला प्रॉफिट 53461, ये वाला प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 100240, उसमें से पीएनएल वाला प्रॉफिट 53461 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जितना आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब 100240 माइनस 53461, बाकी का प्रॉफिट आया 46799, ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाएगा 46799। ठीक है, अब मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 100240 और बुक वालों का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 98,400। ये मेरे को समझाना है कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, पर इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं पहले मेरी तरफ से पूरा जो जितना मेरे नॉलेज में परफेक्ट है उतना बता देता हूँ, फिर एक और वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं चेंजेस करके वही आंसर लाके दिखाऊंगा जो टेक्स्ट बुक वाले लेके आए आंसर। उसमें मैं थोड़ी बहुत गलतियां बताऊंगा टेक्स्ट बुक वालों की, 2-3 गलतियां हैं, पर मेरे हिसाब से ये सही है, परफेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि टेक्स्ट बुक वालों ने क्या गलती की है। ओके, अब आगे, अब मैं यहाँ पे एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाऊंगा। वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, रोज के जैसे, ये बहुत इजी होता है। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसके अंदर मैं 4 नाम लिखूंगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये 4 नाम मैं लिखूंगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइड, प्लांट एंड मशीनरी एट साइड। फिर वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 3 लाख, अनसर्टिफाइड की अमाउंट 21,400, मटेरियल एट साइड 5,000, प्लांट एंड मशीनरी एट साइड 0, टोटल 3,26,400। आगे ये चारों का टोटल आ गया 3,21,400, 5,000 0, टोटल 3,26,400। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितना प्रॉफिट रिजर्व था इसकी अमाउंट आएगी। तो प्रॉफिट रिजर्व की अमाउंट कितनी थी, ये थी 46779। बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जितना प्रॉफिट रिजर्व हो 46779, इसको बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व। मैं एक बार पूरा वीडियो स्क्रॉल कर दूंगा, इसको बाय बैलेंस सीएफ, इसका जो डेबिट माइनस क्रेडिट जितना बैलेंस सीएफ हो वो आप लोग सिर्फ खुद ही सॉल्व कर देना, जितना भी डेबिट माइनस क्रेडिट हो बैलेंस सीएफ इतना सिर्फ खुद ही कर लेना। ठीक है, बाकी मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, यदि आप लिख सको। ये आंसर हमारा 7, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखना अच्छी तरह, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना। ये टोटल हो जाएगा 383,240। ये डेबिट का टोटल चेंज करना, यहाँ पे टोटल आएगा 383,240 ये वाला। बाकी सब परफेक्ट है एकदम। ये वर्किंग नोट्स लिखना सारे।